हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 72, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। इससे पहले के जो पार्ट है लेक्चर 1 टू लेक्चर 71, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 72 को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, the contract is executory in case of agreement to sale and the contract is executed in case of sale। देखो, दो टर्म है, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आप लोगों की एक यूनिट है नेट कॉमर्स में। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आपकी दो टर्म्स आती हैं। देखो, एक तो सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, सेल में तो क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जो भी प्राइस होता है वो पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटेड हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी, बिल्कुल। देखो एग्जाम्पल, अगर ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो उसकी वॉच को खरीदेगा 500 में आफ्टर 15 डेज, तो यानी कि यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जीक्यूटरी होगा, ठीक है। तो आपको ये जो बेसिक टर्म्स है अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि माइनर से डिफरेंस से कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी। तो बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी होता है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो जाता है इन केस ऑफ सेल। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। सो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हायर परचेज। हायर परचेज के बारे में इसमें से कौन सा सच नहीं है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन, और इससे आपका हायर परचेज का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर टिल सच टाइम दैट ही पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, हायर परचेज में ऐसा ही होता है। इंस्टॉलमेंट में आपने चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। हायर परचेज में जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे करते, तब तक आप उसके ऑनर नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट। तो उसके बाद है सेकंड, द सेलर हैज़ द राइट टू टेक बैक द गुड्स इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, अगर देखो बायर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो जो सेलर है अपनी गुड्स को वापस ले सकता है, बिकॉज अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, द बायर इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स टिल ही हैज़ मेड द फाइनल पेमेंट। सॉरी, यहाँ पे आएगा बेली, इसको करेक्ट कर लीजिए, बेली। ओके, वैल्यू यहाँ पर बेली आएगा। देखो, जो बायर होता है वो बेली ऑफ द गुड्स, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता होगा बेलमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप पोजेशन सिर्फ ट्रांसफ़र करते हो, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। यही होता है, बेलर वो पर्सन होता है जो पोजेशन को ट्रांसफ़र करता है, और बेली जिस पर्सन को दिया जाता है। जैसे अमित ने अपनी वॉच जो है अपने फ्रेंड को दी यूज़ करने के लिए, तो जो उसका फ्रेंड है वो बेली होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑनरशिप अभी हायर परचेज में ट्रांसफ़र नहीं होती है जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पे ना कर दी जाए। तो जो बायर है वो क्या माना जाता है, बेली माना जाता है गुड्स का। ओके, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट हायर परचेज। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे ट्रू हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि सारे के सारे ट्रू है, तो नन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए, ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन दी, और उससे रिलेटेड आपके नेट कॉमर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगी कि आपको जो भी पॉइंट ऐसा लगता है कि जो अभी आपको नहीं पता है, तो आपको प्लीज़ उसको साथ के साथ नोट करना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम जब भी रिवीजन करेंगे तो प्रॉपर आपको ध्यान में रह पाए, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, सेपरेटेड, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको हम गुड्स में लाते हैं। बिल्कुल, ये देखो आपको पता होना चाहिए, स्टॉक, शेयर्स। अब जो ग्रोइंग क्रॉप्स जो कि सेपरेटेड हो सकती है,
ठीक है, लैंड से सेपरेटेड हो सकती है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारे गुड्स में आते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है सेकंड, एंशियंट रेयर कॉइन्स ऑल, मतलब ये कैन नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स। बिल्कुल इनको हम गुड्स नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो एंशियंट और रेयर कॉइन्स हैं वो आपके क्या है, आप यहाँ पे इन्होंने बोला कैन नॉट बी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कैन नॉट भी नहीं, वो भी गुड्स में आते हैं। एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स जो हैं वो आप लोगों के गुड्स में आते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो अब उनसे, उनकी हेल्प से हम मनी, उनकी हेल्प से हम लोग गुड्स तो नहीं परचेज कर पा रहे, ठीक है, लेकिन अब उनको भी अगर हमने लेना है तो उनके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, मनी, है ना। तो वो एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स को हम गुड्स में काउंट करते हैं। और इससे रिलेटेड आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एंशियंट और रेयर कॉइन्स हैं इनको हम लोग गुड्स में काउंट करते हैं। बट मनी जो कि लीगल टेंडर है हमारा, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को परचेज करते हैं, वो मनी में काउंट, वो गुड्स में काउंट नहीं होगा। तो आई होप आपसे इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर आपको इस पर कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और सेकेंड वाला फॉल्स है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आने वाला है? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट, गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ये देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो गुड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, जो गुड्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं, फ्यूचर गुड्स की और कॉन्टिजेंट गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सेलर के पास अवेलेबल हैं। फ्यूचर गुड्स, जैसे फ्यूचर गुड्स में अगर हम एग्जांपल लें कि अभी तो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मान लो आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कोई खरीदना है, तो वहाँ का जो सेलर है वो बोल रहा है कि आफ्टर 2 वीक वो उसको जापान से रिसीव करने वाला है ना, तो वो फ्यूचर गुड्स हो गई। और कॉन्टिजेंट गुड्स वो होती है जो किसी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, अगर वो सिचुएशन होगी तो आगे सेल की जाएगी, तो वो होता है कॉन्टिजेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा इस बारे में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, जो अभी आपका पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने गुड्स की कैटेगराइजेशन की बात की थी, तो उसमें एग्जिस्टिंग गुड्स जो होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स को जो है आप लोग कितनी कैटेगराइज कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग गुड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, असर्टेन गुड्स, ठीक है, या फिर अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स का अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। अनअसर्टेन गुड्स को हम लोग जेनरिक गुड्स भी बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है? असर्टेन गुड्स वो होती हैं जो स्पेसिफिकली आप पहचानते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लो कि हमने जो है, आपने जैसे कि किसी से 100 बैग्स खरीदने हैं शुगर के, ठीक है, तो अब जो वहाँ पर अवेलेबल है सपोज 1000 बैग्स, तो आपने क्लैरिफाई किया कि मुझे पर्टिकुलर वो वाले 100 बैग्स चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन अनसर्टेन में, जेनरिक में क्या होता है कि आप बोल देते हैं मुझे कोई भी 100 बैग्स दे दो, कोई भी, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई नहीं किया, वो चीज़ अनसर्टेन रह जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जिस्टिंग गुड्स को जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स में, और दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्यूचर गुड्स तो हमारा अलग से एक टाइप है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर जो है आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि ए एंड बी बोथ। ओके, ए एंड बी बोथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? दिस वन, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग। असर्शन है वेट सीमेंट लॉसेस इट्स सेलेबिलिटी, रीजनिंग है सच गुड सीज टू एग्जिस्ट इन द कमर्शियल सेंस। इसको ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चन किसके कॉन्टेक्स्ट में है। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, जो अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, जिससे रिलेटेड मैं आपको करवा रही हूँ आज। तो देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, कई बार चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो जाती है। देखो, गुड्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। तो अब डिस्ट्रक्शन, इस टाइप से चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जैसे कि अब वेट सीमेंट। अब वेट सीमेंट क्या आप लगता है कि वो हमारे लिए अब सेलेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वेट हो गई है ना, वो गीली हो गई। आपको पता ही है सीमेंट कैसी बन जाती है गीली होके। एजर्शन और रीजनिंग को इंडिविजुअली चेक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है एजर्शन कि वेट सीमेंट जो है अपनी सेलेबिलिटी को लॉस कर लेती है।
रीजनिंग में बोला है सच गुड्स सीज टू एक्सिस्ट इन द कमर्शियल सेंस। क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो हैं, अगर हम कमर्शियल सेंस वही बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी सीमेंट, अगर वो गीली हो गई है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है एजर्शन, रीजनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड वन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से है, लेकिन इसमें है डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स। देखो कई बार क्या होता है कि होल गुड्स जो है पूरी की पूरी नहीं हुई है डिस्ट्रक्ट। इसमें क्या है, अब कुछ ऐसी गुड्स होती है जो कि डिविजिबल होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो अनडिविजिबल होती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल इट विल बी वॉइड इन होल। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका कुछ पार्ट मतलब डिविजिबल है, तो जो पार्ट आपका सही है, खराब नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल इट विल नॉट बी वॉइड, ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो होल कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। सो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, फोर्थ। ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। नेक्स्ट है, अनओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स। देखो अनओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो अब आप बर्ड्स हैं इन द एयर, ठीक है, पक्षी जो उड़ रहे हैं, जो वाटर में फिशेज होती हैं, इसका कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी इसका ऑनर नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हम गुड्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनको हम गुड्स नहीं मान सकते। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपके प्राइवेट फिशेज, यानी कि कई बार एक्वेरियम वगैरह रखते हैं आप, फिशेज होती हैं आपकी प्राइवेट, या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आपके होते हैं, तो वो हम उसमें काउंट कर सकते हैं गुड्स में। बट जो अनऑन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड देखिए, contingent goods are a type of future goods the acquisition of which by the seller is dependent on a contingency which may or may not happen। बिल्कुल मैंने आपको बताया था, contingent goods वही होती हैं कि जिसका जो डिपेंड करेगा कि वो कॉन्टिजेंसी, वो सिचुएशन हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसमें किसी में भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।